सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके सी टेट में और बिहार शिक्षक भर्ती में दोनों में इंपॉर्टेंट है। हर टेट में एनसीईआरटी पूछा जाता है। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी पेडागोजी का कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाता है। तो एनसीईआरटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने इसकी थ्योरी की थी, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। कुछ सी टेट में, कुछ यूपी टेट में, रीट में, हर टेट में आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, क्या 2005 के अनुसार, क्या एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय। तो ये क्या होगा? ये आपका कट गया, ये नहीं होगा। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, उसका विकास किया जाता है, होती उसके अंदर ही है। बच्चा अधिगम करने की क्षमता, भाषा सीखने की क्षमता उसमें क्या होती है? जन्मजात होती है। उसको हम एक अच्छा वातावरण देकर उसको क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे रटने के माध्यम से नहीं सीखते, बच्चे करके सीखते हैं। क्या? बच्चे करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट से बच्चे सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। बच्चे ज्ञान के निर्माण में, बच्चे अपना नॉलेज खुद बनाते हैं, वे उसमें एक्टिव रह के सीखते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। बताइए जल्दी से आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, एनसीईआरटी 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा है। चिंतन और तर्कणा का एक मिश्रित तरीका अवस्थित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। एनसीईआरटी 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा, मतलब चिंतन करने के, तर्क वितर्क करने की एक निश्चित गणित विषय चिंतन और तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित करने वाला एक विषय है। निश्चित तरीका है, अवस्थित है, मतलब इसके अंदर समाहित है, दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखकर पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्या प्रश्नों को हल करने पर बल देकर। अब ऑप्शन सारे ही सही लग रहे हैं। ये आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे अच्छा कौन सा है, बच्चों के हित के लिए कौन सा होगा? तो बच्चों के हित के लिए कौन सा होगा आपका? अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके। खोजकर्ता उपागम, हस्त कौशल, हाथ से काम आने वाली सामग्री, बच्चा जिसे करके सीख सके, उन सामग्रियों का उपयोग करके अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जो रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को सिखाया जाए। छात्रों को चर्चा में सम्मिलित किया जाए। क्या? जिस चीज की भी आप चर्चा कर रहे हो, मैथमेटिक्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें बच्चों को एक्टिव रूप से उसमें शामिल किया जाए। तब क्या होगा? बच्चा ज्ञान का अर्जन जल्दी करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? इनमें से लिंग संबंधी विषयों को, कथा सह्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। रटने पे बल नहीं देता एनसीईआरटी देता है कि बच्चा करके सीखे। क्या? करके सीखे बच्चा। ये घट गया। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में सीखने के वर्णन में महत्व पर बल देता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन के महत्व पर बल देता है। प्राथमिक स्तर में नहीं, प्राथमिक स्तर में तो क्या है? वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों की पहचान व प्रोत्साहन करना। बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके बारे में उसे पढ़ाया जाए, उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसे बताया जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दे। प्राथमिक लेवल में तो वातावरण संबंधी मुद्दे होते हैं, जैसे कोई प्रकाश संश्लेषण का हो गया, आपके पेड़ पौधों का हो गया, इन सब मुद्दों पे। अभी तक विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? ये जब आपको थ्योरी करवाई थी तब बताया गया था।
अभी तक विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? RT 2009 है, एनसीएफ 2005 है, या CCE RT 2000 CCE 2009 सतत समग्र मूल्यांकन। इसका कब शुरू किया गया था? सतत समग्र मूल्यांकन को 2009 में शुरू किया गया। कब? सतत समग्र मूल्यांकन 2009 में शुरू किया गया था इसे। तो बताइए अभी तक का विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा होगा? एनसीएफ 2005। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया? एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर, किसने इसके लिए मतलब महान योगदान दिया? बताइए। एनसीईआरटी या सेक्रेट या फिर MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बताइए एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर तैयार किया गया था? एनसीएफ 2005 किसकी पहल पर? MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस लेख से होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया, सीटेट में तो काफी बार पूछा गया। क्या? सीटेट में काफी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस खेल से होता है? किस लेख से होता है? सॉरी, किस लेख से होता है? बताइए। ये लेख किसका है ये भी और बताना। प्रगति व संस्कृति से, भारतीय खोज, सभ्यता व प्रगति से, सभ्यता व संस्कृति से। तो किससे होगा? सभ्यता व प्रगति। ये किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर का लेख था, प्रगति व वो सभ्यता व प्रगति। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य निम्न में से किसने किया? एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य किसने किया था? बताइए। यशपाल समिति 1992 ने, यशपाल समिति का गठन हुआ तो 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी आपकी 1986, राष्ट्रीय संचालन समिति आई थी 2005 में। इन सभी ने किया था। किसने? इन सभी संस्थाओं ने एनसीएफ को आधार प्रदान करने का कार्य किया था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 के अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष वही थे जो यशपाल समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? जो यशपाल समिति के अध्यक्ष थे। यशपाल समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वही इनके अध्यक्ष थे। यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। इसमें कितने थे? 35 या 38। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 बल देता है किस? ये अपने दूसरे क्वेश्चन में देखा था ना, एनसीएफ किस पे बल देता है? एनसीएफ करके सीखने पर। बच्चे एक्टिव रह के सीखेंगे तो बच्चों में ज्ञान का स्थायित्व लंबे समय तक रहेगा, वह उससे को अच्छे से सीख पाएंगे। तो एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? करके सीखने पर बल देता है, ना कि रटत प्रणाली पर। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 में अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। कि एनसीएफ 2005 बच्चों को कैसे सीखने के लिए अपने नियम कानून बताता है, वो बताइए। एनसीएफ 2005 के अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अधिगम सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है, सही है। अधिगम सक्रिय सीखता है बच्चा तो सक्रिय एक्टिव रह के सीखेगा, तो ये आपका सही है पहला। अधिगम की प्रक्रिया विद्यालय के अंदर और बाहर सभी जगह होती है, सही है। बच्चा विद्यालय में भी सीखेगा और विद्यालय से बाहर समाज में, जिस समुदाय में अपने संगी साथियों से सीखेगा, ये भी सही है। चेतन और अचेतन दोनों रूप में बालक अधिगम करता है, सही है। अचेतन चेतन रूप से तो वो अधिगम करेगा, अचेतन रूप से अर्जन करेगा। तो अर्जन कर रहा है तो सीख तो रहा है कुछ, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? डी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एनसीएफ 2005 में भाषा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। एनसीएफ 2005 भाषा के संबंध में क्या बताता है? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। हाँ जी, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा है। बच्चा अपने मम्मी पापा व अपने समाज, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है वो उस भाषा में बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, वो होती है आपकी मातृभाषा। द्विभाषा और बहुभाषिक क्षमताएं बालक के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाते हैं। द्विभाषा, अगर बच्चा 2 भाषा जानेगा, अपने उसका दोस्त मगर कोई नेपाली बच्चा है और दूसरा कोई है अपने इंडिया का, अगर वो दोनों साथ में रह रहे हैं तो वो एक दूसरे की भाषा को जानेंगे, उनसे क्या होगा? उसका संज्ञान, उसके ज्ञान की क्षमता बढ़ेगी। बहुभाषी क्षमताएं,
या बहुभाषी कक्षा जिसमें एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हैं, उसमें बच्चे का संज्ञान का विकास होगा, ये भी सही है। बहुभाषी कक्षा को अध्यापक एक संसाधन के रूप में देखता है, बहुभाषी कक्षा को एक अध्यापक है वो एक संसाधन के रूप में देखता है कि बच्चे जितने अलग अलग भाषा, अलग अलग इलाके के बच्चे होंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले होंगे, तो उनका क्या होगा, एक दूसरे से संबंध, अपने बातचीत करने में, विचार विमर्श करने में भी उनकी क्या होगा, भाषा की हेल्प होगी और एक दूसरे की भाषा को जानेंगे, उनका संज्ञान का डेवलप होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया? एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया? पढ़ाई को रटन प्रणाली से दूर रखने का, इसका वर्णन किया गया है। एनसीएफ ने कहा है कि बच्चे को रटन प्रणाली से दूर रखा जाए, उसको करके सीखने में या उसकी रुचि के अनुसार से सिखाया जाए। ज्ञान को विद्यालय से बाहरी ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ने, इसका भी किया गया है। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाने में, इसका भी किया गया है। विद्यालय में व्यवस्थागत सुधार करने का, इसका नहीं किया गया। ऐसा नहीं होता है एनसीएफ ने कि विद्यालय में ऐसे ऐसे सुधार होना चाहिए, विद्यालय ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर इन सब का जिक्र किया गया, इसका जिक्र नहीं किया गया। तो आप इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13। एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना निर्धारित किया गया है, बताइए। एक अध्यापक और 40 बच्चे, एक अध्यापक 35 बच्चे, एक अध्यापक 25 बच्चे, एक अध्यापक 30 बच्चे। तो बताइए कौन सा है? एक अध्यापक 30 बच्चे। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात पूछा गया है, याद रखें इस बात को आप। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात पूछा गया है तो एक अनुपात कितना हो जाएगा? 30। अगर पूछा जाता विद्यार्थी अध्यापक अनुपात तो कितना होता? 30:1। ऐसे भी प्रश्न को घुमाया जा सकता है, ध्यान रखें इस बात का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 14। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या होती है? एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या होती है? अधिगम करता तो बच्चे होंगे। समायोजन करता, ये भी बच्चे होंगे। उत्प्रेरक व सुविधादाता, क्या होगा? उत्प्रेरक व सुविधादाता, बच्चों की हेल्प करे, बच्चों के जहां बच्चे अधिगम में जो रुकावटें आ रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उनमें क्या करे? उनका सहयोग करे, ना कि उनको आदेश दे। क्वेश्चन नंबर 15। एनसीएफ 2005 के अनुसार कला विषय को किस स्तर पर लागू किया जाना चाहिए? एनसीएफ 2005 में कला विषय मतलब कोई बच्चा अगर खेल में अच्छा कर रहा है तो उसे किस स्तर में उसको ध्यान दिया जाए। अगर कोई गाने में अच्छा कर रहा है, म्यूजिक में अच्छा कर रहा है, कोई खेलकूद में अच्छा कर रहा है, तो उनको किस स्तर पर लागू किया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए या उच्च प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर? तो क्या किया जाना है? सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर में स्कूल में है, तो उसको वो खेल में इंटरेस्टेड है तो उसको खेल खिलवाया जाए, उसको खेल के फील्ड में भेजा जाए, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर उच्च प्राथमिक में है तो उसमें, माध्यमिक स्तर में है तो उसमें भी उसका ध्यान दिया जाए। ये थे आपके एनसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल करेंगे हम मूल्यांकन के क्वेश्चन, मूल्यांकन, आकलन और मापन उनके। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद।